नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स की बात करें तो आज मार्केट्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। 2 दिन पहले हमने देखा था कि निफ्टी ने 20,100 का स्तर पार किया था। आज निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। निफ्टी तो आज खुला ही रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे था। 20,110 का लेवल हमने 2 दिन पहले छुआ था। आज उसके ऊपर ही शुरुआत हुई थी। 20,127 ये लेवल है जहां पे निफ्टी ने आज ओपनिंग करी थी। उसके बाद 20,167 ये लेवल भी आज हमने बनाया था रिकॉर्ड हाई के तौर पे, लेकिन वहां पे मेंटेन नहीं कर पाए हैं। इसी तरह अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज जो रिकॉर्ड हाई लेवल हमने देखा पहली बार 67,700 का जो लेवल है वो भी सेंसेक्स ने पार किया। 67,771 ये वो रिकॉर्ड स्तर है जो कि हाई के तौर पे, नए शिखर के तौर पे सेंसेक्स ने छुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां पे भी आज तेजी का रुझान देखने को मिला है। बीएससी का अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो करीब 225 अंकों के आसपास की जो बढ़त है वो आपको फिलहाल नजर आएगी। 0.25% के आसपास की तेजी है। और सबसे ज्यादा राहत की बात है स्मॉल कैप इंडेक्स, जो छोटे शेयर हैं, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पे अगर आप देखेंगे 1.25% के आसपास की मजबूती आपको बीएससी पे नजर आएगी। फिलहाल करीब 400 अंकों के आसपास की जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपनी जो कवरेज हटाई थी मिड कैप से, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बाजार से पूरी तरह से निगेट होता हुआ दिखा है। दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर पे छोटे मझोले शेयरों में। दिग्गजों में यानी कि जो बड़े हैं वहां पे ज़रूर ऊपरी स्तरों से कुछ दबाव देखने को मिला है। जैसा कि हमने पहले भी 2 दिन पहले भी देखा था, रिकॉर्ड हाई लगने के बाद ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। तो अब हमारे सामने सवाल ये है कि बाजार रिकॉर्ड हाई छू रहा है, लेकिन हर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, दबाव देखने को मिल रहा है। क्या ये दबाव जारी रहेगा, ये मुनाफा वसूली का समय है, या फिर हर डिप में यानी कि हर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? और मिड कैप स्मॉल कैप जो तेजी है वो क्या इंडिकेट कर रही है, क्या संकेत दे रही है? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान जी। श्रीकांत सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। इतना व्यस्त समय है आपका, एक्सपायरी का दिन है, तो आज आपने अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद सर। गुड आफ्टरनून संदीप जी। अरे नहीं, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, अगर उनके साथ अगर हम जुड़ सकते हैं तो वो काफी मैं कहूंगा कि काफी इम्पोर्टेंट, ये तो उनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि ये जो एक मोड है, इस मोड पे सभी कंफ्यूज्ड है, या मैं कह सकूंगा कि यहाँ से मार्केट और बढ़ेगा गिरेगा, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो इस वजह से सोचा कि क्यों ना आज कुछ गपशप हो जाए। बिल्कुल सर, जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का एक जो बीड़ा है शायद वो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी उठाया। आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, तो सर पहले मैं उस रिपोर्ट के ऊपर ही बातचीत करना चाहूँगा। कन्विक्शन नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स पे, वैल्यूएशन को लेके कंसर्न्स है। कहीं ना कहीं एक तबका बाजार का ये भी मान के चल रहा है कि शायद मिड कैप स्मॉल कैप में बबल जैसी स्थिति तो नहीं बन गई है। ये एक कन्फ्यूजन है, पहले इसको दूर करिए। उस रिपोर्ट की जो हाईलाइट्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के बेसिस पे अगर हम मार्केट को अगर देखें या हाँ। स्मॉल कैप कैप को अगर देखें, हम्म। तो एक बात समझ में आती है कि वेरी शॉर्ट टर्म में हमने एक सब्सटैंशियल रैली देखी है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। यानी कि अगर आप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप कंपनी का जो इंडेक्स बनता है निफ्टी के ऊपर, हम्म। वो 8,000 से चला है तकरीबन 13-14,000 तक नॉन स्टॉप चला है विदाउट एनी करेक्शन। और हम्म। वो भी चला है जस्ट विद इन जस्ट 6 मंथ्स ऑफ टाइम। 6 महीने से भी कम का मैं टाइम बोलूंगा, बिकॉज मार्च से इसमें रैली चालू हुई थी और मार्च वाला अगर इंडेक्स देखा जाए तो वो अभी इतना बढ़ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% की रैली हमने मार्केट में देखी। अब इसके बाद इतनी बड़ी रैली अगर आती है तो वो शॉर्ट टर्म में फिर डाइजेस्ट होना, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल के बाद अगर और जो भी चलेगा इस मार्केट में वो यूफोरिक हो सकता है। साथ ही साथ अगर वैल्यूएशन कंपेयर करें विथ लार्ज कैप टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज, तो वो काफी बढ़ चुके हैं। और क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन सभी जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होते हैं, उनके जो अर्निंग्स होते हैं, उस अर्निंग्स के ऊपर एक व्यू बनता है कि शायद ये कंपनी आने वाले 2, 4, 5 सालों में कमा के देगी। हाँ। कोर्स नो डाउट कि 5 साल में कमा के दे सकती है कंपनी, लेकिन अगर यहाँ से अगर करंट लेवल से अगर वैल्यूएशन देखें तो आने वाले 2 साल की जो भी अर्निंग है वो भी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, या तो इन कंपनीज ने डिस्काउंट कर लिया है या तो इन्वेस्टर्स लोगों ने डिस्काउंट कर लिया है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को देखें कि जो हमारे कवरेज में है, तो वहां पे हमें लगता है कि जितने भी स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट
पीक आउट हो आने चुका वाले फॉरवर्ड अर्निंग्स के मल्टीपल्स पे आ चुके हैं, है। और इसी वजह से कई सारे स्टॉक्स में या तो रिड्यूस की हमारी राय है या तो हम्म। सेल की राय है। तो करंट लेवल से इसी वजह से जस्ट इन सब कंपनीज को मॉडल पोर्टफोलियो में से बाहर निकाला हुआ है। इन सब के ऊपर कोई रिकमेंडेशन हम लोगों ने या कोई कवरेज ड्रॉप नहीं किया है। ठीक है, तो फिलहाल देखा जाए तो ये पीक आउट होते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर इनमें काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है इसलिए रिड्यूस की रेटिंग है, या तो फिर इनको कवरेज से अब अपने मॉडल पोर्टफोलियो से इनफैक्ट थोड़ा बाहर करते हुए चल रहे हैं कोटक की, जहाँ तक बात है। सर निफ्टी पे क्या राय होगी? हम देखते हैं कि जिस तरह से हाइज लगते हैं, ओपन भी हम हाइज पे हुए, नया रिकॉर्ड हाई छुआ, उसके बाद ऊपरी सरों से प्रेशर देखने को मिलता है। इनफैक्ट आज निफ्टी की जहाँ तक बात है तो जो 20,000 का लेवल है वो अब बचाने की जो एक कश्मकश है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखने को मिल रही है। 20,075 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। आज का जो लो है वो हमने 20,048 का छुआ है। तो ये 20,000 का जो लेवल है और जो रिकॉर्ड हाई छूने के बाद हायर लेवल्स पे जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसको थोड़ा समझाइए सर। तो ये इनफैक्ट इस सवाल के ऊपर अगर कुछ हमारे मार्केट्स को अगर टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ और कुछ कोरिलेशंस अगर मैं जोड़ता हूँ, तो बहुत क्लियर सा एक हमें सिनेरियो समझ में आता है कि यहाँ पे हमने सबसे बड़ी रैली देखी थी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में, और उसी दौरान अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप के कई सारे स्टॉक्स एक्सक्लूडिंग, अगर आप फाइनेंशियल्स छोड़ देते हैं या कुछ कैपिटल गुड्स छोड़ देते हैं, तो इसके अलावा बाकी के जितने भी लार्ज कैप कंपनीज थे उन सभी में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान लीवर, अगर आप भारतीय भी देखें तो वो भी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो क्या होता है कि समटाइम ऐसे होता है कि मार्केट चलता है, उसमें लार्ज कैप भी चलते हैं, मिड कैप भी चलते हैं, और फिर करेक्शन आता है। इस बार ऐसे हुआ है कि मिड कैप स्मॉल कैप चला है लेकिन लार्ज कैप चले ही नहीं थे, जो दिग्गज कंपनियां हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ मुनाफा वसूली मिड कैप स्मॉल कैप में आ सकती है, और जो लार्ज कैप कंपनीज ने अभी तक जो लैगिंग रखा था ट्रेंड को, उसमें एक शायद हमें लगता है कि रनअप आ सकता है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि निफ्टी में 19,000 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। सॉरी, 19,900 का 19,900 का सपोर्ट बना है, और हायर लेवल्स पे 20,200 से लेकर 20,400 के लेवल्स नजर आते हैं। कितने टाइम फ्रेम की आप व्यू लेके चल रहे हैं सर? ये 20,200 और 400 की जो बात आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए जैसे मोमेंटम है और जैसे सभी स्टॉक्स में एक रिवर्सल पैटर्न बना है लार्ज कैप कंपनीज में, मुझे लगता है कि इस महीने के एंड तक भी हम शायद 20,400 के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो सितंबर अंत तक 20,400 तक के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। श्रीकांत चौहान जी हमें ये बता रहे हैं। अब हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जल्दी से आपको नंबर दे देते हैं, 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो अपने सवाल हमें फ़ोन लाइन के जरिए पहुंचा सकते हैं, आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, या तो फिर अपना मैसेज टाइप करके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप क्लियरली बताइए कौन सा शेयर है, कितनी होल्डिंग है आपकी, कब आपने खरीदा था और क्या व्यू है आपका, तो हम आपके जो सवाल हैं उसको अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। आप चाहें तो हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो यूट्यूब पेज है वहाँ पे हमारे एक दर्शक हैं राजेश नरूला जी। राजेश जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल शेयर किया। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, सर ये सवाल इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से लगातार दर्शकों की ओर से आता हुआ दिख रहा है। जो ईवी साइड ऑफ द स्टोरी है वहाँ पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स जो करेक्ट हुए हैं, खासतौर पे ओलेक्ट्रा ग्रीन की अगर हम बात करें तो इसने जो रिसेंट हाई लगाया था वो करीब 1450 के आसपास का था, और अब ये करेक्ट होकर 1150-1200 रुपये के आसपास आ गया है। ये जो हमारे दर्शक हैं राजेश जी, वो पूछना चाहते हैं कि इनके पास 1375 रुपये के शेयर हैं, ऊपर से ये करेक्ट हुआ है, अब क्या करना चाहिए? 1 साल का व्यू है इनका। देखिए, तो अगर 1 साल का व्यू है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहे, क्योंकि ओवरऑल स्टोरी अगर ईवी के देखी जाए तो हमें लगता है कि वो काफी कंस्ट्रक्टिव है, और आने वाले दिनों में हमें और भी कुछ बहुत सारे डेवलपमेंट्स इसमें देखने मिलेंगे और भी बहुत सारे न्यूज फ्लो बनेंगे। बट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के पैटर्न की अगर बात करें, तो टेक्निकली हमें लगता है कि स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स को हिट कर लिया है, 1450 के लेवल्स को, और उसके बाद इसमें करेक्शन चल रहा है। तो हमें लगता है कि शायद कुछ और वक्त इसी रेंज के अंदर निकल सकता है, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग 1350 1380 के आसपास की है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप बने रहे। 1450 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा उसके बाद हमें लगता है कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स ये स्टॉक शायद 1700-1800 के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी बड़ी एक रैली देखी थी, और इसी वजह से हमें लगता है कि इस रैली का एक टाइम बेस्ड करेक्शन अभी फिलहाल चल रहा है। ओके, तो एक हमारे दर्शक हैं सर, इसी से मिलता जुलता सवाल है उनका, विनीत कुलकर्णी जी हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए अगर उनको एंटर करना है तो क्या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बेहतर है या फिर जेबीएम ऑटो? दोनों एक ही तरह की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं खास तौर पे।
बिल्कुल, तो देखिए अगर इन दोनों स्टॉक्स में अगर आउट परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए या मोमेंटम को देखा जाए, तो नो डाउट जेबीएम ऑटो में काफी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन हमने देखा है। हम्म। और करंट लेवल से भी अगर देखा जाए तो कई बार इसमें जब बड़े डील्स हुए उसके बाद ये स्टॉक में परफॉर्मेंस हमें देखने मिलता है। तो इट इज लेसर वॉलेटाइल देन ओलेक्ट्रा ग्रीन। तो करंट लेवल से अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं कहूंगा कि आप जेबीएम ऑटो को बिल्कुल चुन सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो में से जेबीएम ऑटो बेटर है। विनीत कुलकर्णी जी, आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको यही है कि जेबीएम ऑटो आप चुनिए अगर आप इलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो में से किसी एक शेयर को चुनना चाहते हैं। इस बीच फोन लाइन पे हमारे एक दर्शक हैं कांति नागर जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। कांति जी नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार। बताइए सर। तो मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक 160 शेयर है 125 की प्राइस पे। 125 का प्राइस है, कितने शेयर बताए आपने सर? 125। 125 नहीं, 125 रुपये पे आपने खरीदे हैं, क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी 160। 160, ठीक है सर, बोलिए प्लीज। ये दूसरा है HGVN का 100 शेयर है 64 की प्राइस पे। 645 पे 100 शेयर आपके पास हैं। कौन सी कंपनी बताई आपने? HJVN। SJVN। अच्छा, 64 का प्राइस आप बता रहे हैं, 64 रुपीज़ पे आपके पास SJVN है और BEL। सर दो अच्छा कांति जी, आपका व्यू कितना है? आपने कितने समय के लिए होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ 5 साल। 5 साल के लिए। सर BEL ये डिफेंस क्षेत्रीय कंपनी है, हाल फिलहाल इनको जिस तरह के ऑर्डर मिले हैं, रनअप काफ़ी मजबूत स्टॉक में देखने को मिला है। और दूसरा है SJVN, दोनों सरकारी कंपनियां हैं। इनफैक्ट PSU एज अ स्पेस को लेकर, रेलवे डिफेंस की बात करें या फिर ऐसी सरकारी कंपनियां, वहाँ पे रनअप काफ़ी मजबूत देखने को मिला है। तो जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है या जिसने ले रखा है SJVN BEL पे, क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि इस बार का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो उस ट्रेंड में जो इन्वेस्टर्स उभर के आ रहे हैं या तो जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है वो पीएसयू स्टॉक्स में हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स भी आ रहा है। और इसी वजह से कई सारे जो इन्वेस्टर्स है वो या तो उनके पास इनकी इन्वेस्टमेंट्स है या तो वो इन सभी स्टॉक्स में और खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मैं इनकी अगर कॉस्टिंग देख रहा हूँ तो कॉस्टिंग काफी नियर बाय की है, जैसे कि एसजीवीएन में अगर कॉस्टिंग 64 की अगर है Yes. और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कॉस्टिंग 125 की है, तो मैं कहूंगा कि इसमें और भी बने रहे क्योंकि इनका जो नजरिया है वो लंबी अवधि का है। 100 यानी कि 4 से 5 साल का नजरिया अगर है तो बिल्कुल बने रहे। और इन दोनों सेक्टर में हमें लगता है कि न्यूज फ्लो भी कंसिस्टेंटली बना हुआ है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि ये जो सेक्टर्स है इन दोनों में अगर आप लॉन्ग टर्म अगर इसे होल्ड करते हो तो बिल्कुल इसमें रिटर्न्स बनेंगे क्योंकि पावर सेक्टर में अभी जाके मोमेंटम बना हुआ है। तो एसजीवीएन हमें लगता है कि यहाँ से बिल्कुल शायद आने वाले कुछ महीनों में या साल भर में शायद एक बार 90 से लेकर 100 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली अपग्रेड होते शायद एक बार 190 या 200 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो दोनों कंपनीज काफी स्ट्रांग है, दोनों में बने रहे। दोनों कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली मजबूत है, सरकारी कंपनी है, सरकार की ओर से क्षमता विस्तार खर्च बढ़ रहा है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। 190 से 200 BEL और SJVN 90 से 100 तक जा सकता है। कांति जी, आपने कहा लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो लंबी अवधि को डिफाइन कर दिया है श्रीकांत जी ने कि आपको 4 से 5 साल का समय देना है। और ये जो टारगेट आपको बताए गए हैं ये आप नोट कर लीजिए, इन लेवल्स तक ये स्टॉक जाते हुए दिख सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें लंबा होल्ड करें। हमारे एक दर्शक यूट्यूब पेज पे हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है इंडिया बुल रियल एस्टेट को लेकर। हिमालयन पैंथर्स के नाम से इनका यूट्यूब पेज है, 1100 शेयर है। इन्होंने हालांकि प्राइस नहीं बताया कि किस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है। सर 80 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है, ये मान के चलें कि इन्होंने इन्हीं लेवल्स पे ही लिया है, 1100 क्वांटिटी है। इंडिया बुल रियल एस्टेट पे आपकी क्या राय होगी? और रियल एस्टेट एज अ पैक में इंडिया बुल रियल एस्टेट को चुनना कितना सही है? तो देखिए वैसे रियल एस्टेट स्पेस या तो रियल्टी सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है। और बट करंट लेवल से अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन टर्म्स में हर एक स्टॉक अपने फेयर वैल्यू के काफी करीब आ चुका है। बट अगर यहाँ से अगेन 2 से 3 साल का अगर नजरिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहे क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्सपैंड होती जा रही है। और अगर वो एक्सपैंड होगी तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहले अगर कोई इफेक्ट अगर किसी सेक्टर पे आता है तो रियल एस्टेट पे आता है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें बने रहे, लेकिन करंट लेवल से अगर आपको मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जैसे कि DLF है या लोडा है या तो ब्रिगेड है, प्रेस्टीज है। इन सब कंपनीज में भी हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा। इंडिया बुल रियल एस्टेट में कैसा है कि न्यूज फ्लो जो है वो अभी भी अनसर्टन है और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर इसमें अगर कोई मोमेंटम अगर मिलता है शायद ये स्टॉक
₹90 के करीब आता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ₹90 के करीब आया है पास्ट में। अगर आता है तो इसमें से आप एग्जिट कीजिए और आप ये जो फंड्स हैं वो किसी और जो ए ग्रुप की कंपनीज है इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। ओके, तो ए ग्रुप की जो कंपनीज हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाना सही है, लेकिन ए ग्रुप की जो कंपनीज हैं वहाँ पे आप फोकस करें, यानी दिग्गजों की ओर इशारा है श्रीकांत जी का कि वहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर आपका निवेश हो सकता है। इस बीच राजेंद्र जी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने नमस्कार बोला है पूरी मनी 9 की टीम को। राजेंद्र जी आपको भी नमस्कार, और वो कह रहे हैं कि हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरी टीम को, और जिस तरह से कह रहे हैं वो जानकारी देते हैं आप हिंदी न्यूज़ चैनल्स की, जहाँ तक बात है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें, और जिस तरह का काम आप कर रहे हैं उसको वो सराह रहे हैं। राजेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं हिंदी दिवस की। विपुल जी को भी नमस्कार कर रहे हैं, विपुल जी को भी मिस कर रहे हैं। तो इनका सवाल है सर, ये जानना चाहते हैं कि बाज़ार में किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, इनका ये जनरल सवाल है। लेकिन हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने ATGL इसके शेयर ले रखे हैं, अजिंक्य जी, इन्होंने 50 शेयर खरीदे हैं, 645 रुपये इनका भाव है, और टारगेट वो जानना चाहते हैं, 1 साल का नज़रिया है उनका। ATGL यानी कि अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती भी हैं सर। क्या करना चाहिए सर जिसके पास 645 रुपये पे अदानी टोटल है, क्योंकि यही वो शेयर है, आप देखिए जो गिरावट है इस शेयर में हायर लेवल से, शायद पूरे अदानी ग्रुप में यही स्टॉक है जो कि सबसे ज़्यादा गिरा है, और रिकवरी में भी यही सबसे ज़्यादा टाइम लगता हुआ दिख रहा है। अदानी टोटल पे क्या राय होगी सर आपकी? बिल्कुल, तो देखिए अगर अगेन इस पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर ग्रुप को देखें तो न्यूज फ्लो अगेन काफी अनसर्टन है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर को अगर छोड़े या अंबुजा सीमेंट को छोड़े तो हमें लगता है कि बाकी सब सेक्टर्स में उनके जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस थे या तो जो फ्यूचरिस्टिक जो एक व्यू बना हुआ था कि ये कंपनीज में ऐसा कुछ हो सकता है, वो सब अभी एक बार के लिए होल्ड हो चुका है। और इसी वजह से हमें लगता है कि जब तक इनमें क्लैरिटी नहीं आती तब तक इन सब स्टॉक्स में बने रहना भी उतना ही नुकसानदेह हो सकता है। तो करंटली मैं कहूंगा कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स अगर 645 के ही है तो करंट लेवल से आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। आप अदानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है, और आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में बिल्कुल हम अदानी पोर्ट से काफी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास विकल्प है, या तो आप अंबुजा सीमेंट लीजिए, या तो आप अदानी पोर्ट्स लीजिए, या तो आप अदानी पावर लीजिए, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया रखिए। लेकिन अदानी टोटल गैस या तो मे बी और कुछ 1-2 कंपनीज हैं उसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अदानी टोटल से आप एग्जिट कर जाइए। अजिंक्य जी आपके लिए राय ये है, और जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं इस ग्रुप की, जिसमें अदानी पोर्ट्स हुआ, अदानी पावर हुआ, उसमें अगर आप शिफ्ट कर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने 645 पे लिया, 640 रुपये के आसपास है। अगर आप स्विच कर जाते हैं इसी ग्रुप में ही, अगर आपको रहना ही है, तो 2 अच्छे विकल्प आपको बताए गए हैं, वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। सोनाक्षी जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। साक्षी जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहती हैं मैम? हाँ, मेरा प्रश्न BPCL को लेकर है। मैंने 400 क्वांटिटी ले रखी है उसकी 450 के एवरेज प्राइस पे। तो मैं आपके एक्सपर्ट की राय जानना चाहती हूँ कि मेरी इस पे स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ओके, आपने कब लिया था BPCL का शेयर? इसको 1.5 साल के करीब हो गया है। 1.5 साल हो गया सोनाक्षी जी, तो फिर तो आपको डिविडेंड भी काफ़ी अच्छे मिले होंगे इसमें? हाँ, डिविडेंड भी आ चुके हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल भी इन्होंने 4 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था। तो क्या आपने कहीं कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया है या आपने चेक किया है कि कितने डिविडेंड मिल चुके हैं, और डिविडेंड एडजस्टेड प्राइस क्या है आपका? डिविडेंड एडजस्ट करके भी थोड़ा लॉस बैठ रहा है मेरा। हाँ, शेयर तो काफ़ी करेक्ट हुआ है। अगर आप देखें तो 450 रुपये का प्राइस तो आपका काफ़ी ऊपर का है। क्या करना चाहिए सर BPCL में? आज भी एक इवेंट है, इनकी जो बीना रिफाइनरी है वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे 50-51 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास का निवेश हो रहा है। PM मोदी आज उसकी शिलान्यास करने वाले हैं, उसकी नींव रखने वाले हैं। BPCL को लेकर हाल फिलहाल खबरें भी आई हैं कि इनका जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो विनिवेश है, उसको लेकर सरकार या पेट्रोलियम मंत्री की ओर से बयान आया है कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। पूरा जो न्यूज़ फ्लो या तो फिर जो पूरा एक्शन बना था स्टॉक में, इसी बेसिस पे था कि विनिवेश हो सकता है और ऊपर के दाम आते हुए नजर आ सकते हैं। क्रूड $90-92 के आसपास है, 10 महीने की ऊंचाई पर है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है OMC ऐसा स्पेस के लिए किस तरह का बन रहा है? बिल्कुल, तो देखिए संदीप जी, इनफैक्ट कई बार मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं या तो जो मार्केट में नए इन्वेस्टर होते हैं वो कई बार OMCs में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद या इन्वेस्ट करने के पहले वो ये नहीं सोचते कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, यानी कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को एज अ कैपिटल एप्रिसिएशन इसे देखना है कि एज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी देखना है।
अगर आपको एक स्टेडी इनकम चाहिए तो आप बिल्कुल ओएमसीज में या तो और जितने भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज है उसमें आप बने रह सकते हैं। हमें लगता है कि बीपीसीएल 300 के नीचे ज्यादा जा नहीं सकता है और 500 रुपए के ऊपर टिकता नहीं है, तो इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको डिविडेंड इनकम चाहिए तो बिल्कुल इसमें से मिलती रहेगी। बट मुझे लगता है कि जैसे इस मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम बना हुआ है और जहां पे कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इवेंचुअली जो क्रूड प्राइसेस है वो एलिवेटेड रहेंगी, हायर लेवल्स पे रहेगी, और इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें से आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है आप इसे कम कीजिए, या तो इसमें से आप एग्जिट कर लीजिए, एक छोटा सा लॉस जो भी आपको हो रहा है आप इसमें से बुक कर लीजिए, और आप या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या तो एचडीएफसी बैंक है, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे दिग्गज कंपनीज में आप इन्वेस्ट कीजिए। हमें लगता है कि वहां पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने बिल्कुल मिल सकता है। सर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है इनका, क्योंकि 450 रुपये का एंट्री प्राइस है और 357 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। बिल्कुल, तो अगर पकड़ लीजिए कि अगर 20-25 रुपए का अगर डिविडेंड भी आ गया होगा तो यहाँ से अगर लॉस हो रहा है तो मैं कहूंगा कि देखिए लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स में बने रहना वो और भी लॉस मेकिंग होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मैंने अभी उनका कन्वर्सेशन सुना, मुझे लगता है कि उनको कैपिटल एप्रिसिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट है, और अगर यही उनकी अगर स्ट्रैटेजी है तो मुझे लगता है कि जो भी लॉस है आप बुक कर लीजिए। इतना जो भी लॉस आपको हो रहा है 20-25% का, वो लॉस आपको इन बाकी सब कंपनी से इनमें से मिल सकता है। ओके, तो लॉस मेकिंग है आपका इन्वेस्टमेंट। सोनाक्षी जी, आपके लिए राय ये है कि अगर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि शेयरों की प्राइस बढ़े, उससे आपको मुनाफा हो, वैसी उम्मीद आप लेके चल रहे हैं, तो इसमें से एग्जिट कर जाइए। 3 ऑप्शन आपको दिए गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पैसा बनने की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा होगी। आप लॉस बुक कर लीजिए, डिविडेंड एडजस्टेड जो भी आपका घाटा बन रहा है, लॉस हो रहा है, मानिए आपकी बात, लेकिन इसमें से निकल के आप ऐसे स्टॉक्स में एंटर कर लीजिए जहाँ पे पैसा बनने की गुंजाइश ज़्यादा है। वो नाम आपको बताए गए हैं। अभिमन्यु गुप्ता, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ यूट्यूब पेज पे शेयर किया है। साउथ इंडियन बैंक में उन्होंने 900 शेयर ले रखे हैं, 24 रुपये 30 पैसे सर इनका एंट्री प्राइस है। 23.5 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3 महीने का व्यू है इनका, तो क्या करना चाहिए अभिमन्यु जी को? तो देखिए, अगर नजरिया अगर देखें तो 3 महीने का ही है, यानी कि शॉर्ट टर्म व्यू है। और अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि मार्केट एक ऐसे लेवल्स पे खड़ा है कि जहां पे अपसाइड और डाउनसाइड इन दोनों में जो मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग रेंज है वो काफी कम होती जा रही है जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जा रहा है। वैसे तो हमें लगता है कि ऐसे पर्टिकुलर स्टेज पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन लेवल्स पे साउथ इंडिया बैंक में रखने से बेटर है। मैं कहूंगा कि शायद आप जो बाकी के स्टॉक्स है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, या बैंक ऑफ इंडिया है, आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पे स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस लेवल्स पे अगर किसी भी वजह से अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी को होल्ड करना ज्यादा आपके लिए कॉन्फिडेंट एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया बैंक। तो मैं कहूंगा कि इन लेवल से आप साउथ इंडिया बैंक में से एग्जिट कीजिए, और आप पंजाब नेशनल बैंक एक अच्छा विकल्प है, आप उसमें निवेश करके चल सकते हैं। तो अभिमन्यु जी, आपके लिए राय ये है कि साउथ इंडियन बैंक इसको होल्ड करे, उसके बजाय बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये कुछ ऐसे शेयर हैं, अगर आप इनको होल्ड करते हैं तो ये शायद आपके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन दिला सकते हैं। सोमीनाथ हमारे एक दर्शक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सोमीनाथ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है उनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे फ़ोन लाइन डिसकनेक्ट हो गई है। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अनुज वर्मा जी, एनसीसी पे उनका सवाल है। वो कह रहे हैं कि मैंने 145 रुपये पर 150 शेयर लिए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए एनसीसी में? सर, जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या उसको एनसीसी के शेयर में रुकना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए? क्योंकि जो इनका मैं एनसीसी का प्राइस अभी देख रहा था, 150 रुपये के आसपास ही है सर। इनकी जो एंट्री है वो भी इन्हीं लेवल्स के आसपास ही है। तो क्या इन लेवल्स पे जिसके पास 145 क्वांटिटी है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है, या फिर कोई बेटर कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्पेस का स्टॉक आप बताएंगे? नहीं, तो देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्पेस में काफी सारे न्यूज फ्लो रहेंगे, साथ ही साथ कई सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी इस पर्टिकुलर कंपनी ने दर्ज कर चुका है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से बिल्कुल इसमें बने रहे। इसके जो लॉन्ग ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स थे वो तकरीबन थे 220 के थे, और हमें लगता है कि जब तक इस पर्टिकुलर स्पेस में एक अच्छी खासी एक्टिविटी बनी है, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आ रहे हैं, तो करंट लेवल से मुझे लगता है इसमें बने रहे। कम से कम ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाइस के करीब जा सकता है, 220-225 के करीब।
तो इनफैक्ट अगर कोई करेक्शन अगर आ जाता है मार्केट में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो 120 के करीब इसमें काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, उन लेवल्स के करीब और भी आप खरीद के चल सकते हैं। तो 120 रुपये के आसपास अगर एनसीसी में आपको इस शेयर मिलता है गिरावट पे, तो आप चाहें तो इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। इस बीच सोमीनाथ जी अब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, संपर्क हो गया उनसे। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी नमस्कार। मैंने टार्सन के शेयर लिए है, 100 शेयर है, 130 के भाव 130 के भाव से है और 1 साल का नजरिया है, तो क्या करना चाहिए सर? फिलहाल तो अभी 530 पे चालू है फिलहाल। टार्सन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, टार्सन हेल्थ केयर। तो आपने ये क्या आईपीओ में लिए थे या उसके बाद लिए हैं? नहीं सर, बाद में लिए थे। अच्छा, तो किस नज़रिए के साथ लिए हैं आपने? आप कितना होल्ड कर सकते हैं इसे? एक साल तक होल्ड करता हूँ। एक साल तक होल्ड कर सकते हैं। आपने कितना टाइम हुआ सर आपको ये लिए हुए शेयर? लिए हुए सर 6 महीने हो गए अभी, और 6 1 महीने साल हो होल्ड गए। कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि 530 रुपये के आसपास ये स्टॉक है। आप कह रहे हैं कि आपने 630 रुपये पे लिया है और 100 रुपये के आसपास का आपको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए श्रीकांत सर? टार्सन प्रोडक्ट्स में 6 महीने की होल्डिंग है और 100 रुपये पर शेयर के आसपास का लॉस है। ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये जो गिरावट की और हम देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक जब भी उछाल आता है उसके बाद एक गिरावट ही देखने को मिलती है। क्या इंडिकेट कर रहे हैं सर इसके चार्ट पैटर्न्स और फंडामेंटली कैसा है? तो देखिए, ये स्पेसिफिक कंपनी जो है वो अपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर काफी डिपेंडेंट है और इसी वजह से जैसे उसमें एक्टिविटी देखने मिलेगी, उसी बेसिस पे इस पर्टिकुलर कंपनी की अर्निंग्स पे एक्टिविटी देखने मिलेगी। तो करंट लेवल से तो इनफैक्ट हमें लगता है कि शायद इसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है। मल्टीपल टाइम्स इसने 500 के लेवल्स को रीटेस्ट किया है और एक रिबाउंड भी किया है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल इसमें बने रहे, लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर ये 500 के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार 450 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि अगर कोई रिबाउंड अगर मिल जाए 600 रुपए के करीब का, तो इसमें से आप एग्जिट कीजिए, बिकॉज ये कंपनी किसी और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जिट ऑन राइस, यानी हर उछाल में आप इसे बेचिए। 600 रुपये के आसपास के प्राइस मिले तो आप अपना घाटा बुक कर लीजिए स्वामीनाथ जी, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। आप इससे निकल के कोई और स्टॉक्स जो आपको बताए गए हैं, 2-3 ऑप्शन अभी श्रीकांत सर ने बताए थे, उनमें आप अपना पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। इस बीच व्हाट्सएप पे भी हमारे कई सारे दर्शक हैं, इनफैक्ट देश से नहीं विदेशों से भी हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक है आरिम, जो कि दुबई से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अरिन, माफ़ कीजिए, उनका नाम है अरिन। कह रहे हैं कि मेरे पास जेन टेक्नोलॉजीज़ के 100 शेयर हैं 606 रुपये के भाव पर। जेन टेक्नोलॉजी सर, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ समय में खास तौर पे जो मिड कैप आईटी कंपनीज है वहाँ पे एक्शन देखने को मिला। इस स्टॉक ने भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया है और 6 महीने में अगर देखें तो इस स्टॉक में डबल से भी ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखा है। 165% के आसपास का रिटर्न इसका 6 महीने का है और पूरे साल जिसने इसको होल्ड किया है उसमें तो 256% का रिटर्न मिला है, यानी कि 3.5 गुना के आसपास का जो जंप है वो स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो 606 रुपये पे इन्होंने लिया है, अभी 774 रुपये पे है, 150 रुपये के आसपास का गेन बन रहा है। क्या करना चाहिए सर? तो संदीप जी देखिए, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसके टेक्निकल फॉर्मेशन को अगर आप देखते हो तो जब से इसने रैली करने की शुरुआत की है 300 रुपए से, और जब से इस पर्टिकुलर स्पेस में यानी डिफेंस में जब से न्यूज फ्लो आने की शुरुआत हुई है, ये स्टॉक मैंने कई बार देखा है कि एक काफी मामूली करेक्शन में आता है और फिर वापस इसमें एक रैली बनती है। तो ये क्लियरली इंडिकेट है कि इसमें बाइंग हमेशा बाइंग ऑन एवरी डीप आती जा रही है, इन्वेस्टर्स इसमें बायर बनते जा रहे हैं और जो करेक्शन है वो काफी शैलो होता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसका मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि स्टॉक शायद कम से कम 1050 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसमें बने रहे और अगर शायद कोई करेक्शन अगर आता है तो 650 के करीब मुझे लगता है कि इसमें और भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, तो 1000 तक के लेवल्स तक जेन टेक्नोलॉजीज जा सकता है। अरिन जी, आपके लिए राय यही है, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप इसे होल्ड कीजिए और नीचे में अगर मिलता है 650 रुपये के आसपास तो आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं और ज़्यादा पोजीशन इसमें आप बना सकते हैं। जो आपका प्राइस था वो तो अच्छा है ही है, 606 रुपये का आपने काफ़ी अच्छी एंट्री की है, तो आप 1000 रुपये तक के एक्सपेक्टेशंस लेके चले। सर, एक स्टॉप लॉस का लेवल इनको सुझा दीजिए। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो यस, उसमें थोड़ा फिर वक्त भी लग सकता है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली अगर कोई स्टॉप लॉस अगर चाहिए तो मैं कहूंगा कि इसमें आप 550 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि अगर करेक्शन आता है तो थोड़ा साइजेबल करेक्शन कभी भी आ सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में से तुरंत एग्जिट करना मुझे लगता नहीं कि वो एडवाइजेबल रहेगा।
फ्यूचर मुझे लगता है कि काफी ब्राइट है इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए और ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से और अपसाइड आ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रख लीजिए, 550 रुपये के आसपास का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 1000 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। बजिंग स्टॉक्स की और बड़े एक हमारे साथ दर्शक हैं जो यूट्यूब पे जुड़े हैं, उनका एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर हम बजिंग स्टॉक्स की बात करेंगे। महफूज सैफ़ी जी हैं, उनका सवाल सर GSFC पर है। ये गुजरात की स्टेट रन कंपनी है, 190 के प्राइस पर 1000 क्वान्टिटी है उनके पास और 171 रुपये के आसपास, 170 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पर शेयर करीब 20 रुपये के आसपास का उनको लॉस हो रहा है और दिक्कत की बात है उनके पास क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, 1000 शेयरों की क्वांटिटी उनके पास है। वो जानना चाहते हैं कि ये जो लॉस हो रहा है उसमें ये होल्ड करें या इसमें से निकल जाएं। तो संदीप जी, मुझे लगता है कि अभी 3 या 4 दिन पहले इसमें एक एक्स डिविडेंड हुआ है। ये स्टॉक तकरीबन 190 के करीब था और फिर नेक्स्ट डे ये खुला ही था कुछ 174 175 के करीब। तो मुझे लगता है 10 रुपए का डिविडेंड था, शायद वो एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो शायद उनकी कॉस्टिंग 180 के करीब की है। और जैसे ओवरऑल मोमेंटम इस पर्टिकुलर सेक्टर में बना हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर में, और स्पेशली ये जो रेनफॉल है उसके बाद जो एक्टिविटी हमें लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बन सकती है, वो हमें लगता है कि काफी साइजेबल हो सकती है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि इनफैक्ट करंट लेवल्स पे ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार शायद 210 या 215 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बने रहे। अगर आपको फिर भी अगर इसमें कोई स्टॉप लॉस अगर रखना है तो मैं कहूंगा कि जो कल के लोज बने थे तकरीबन 160 के करीब के, वो दैट यू कैन कंसीडर एज अ स्टॉप लॉस, उसे आप स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलिए और टारगेट्स 210 के रखिए। टारगेट 210 215 के रहेंगे। तो महफूज जी, आपके लिए राय यही है कि आप घबराइए मत। पहली बात तो ये है कि आपने जो शेयर लिया है उसमें 10 रुपये के आसपास का डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, तो अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये का डिविडेंड भी आएगा। आपको 20,000 रुपये का लॉस नहीं देखना है, 10,000 रुपये के आसपास का देखना है। कल का जो लो था 160 रुपये का, उसको आप स्टॉप लॉस के तौर पे लगा लीजिए। ये स्टॉक आपको 210 से 215 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो यहाँ से श्रीकांत जी कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, 210 215 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है।